Good morning everyone. So as you know we are on the same topic now और आज ये टॉपिक हमें फिनिश करना है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें मैं रिकॉल कर रही हूँ जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, ताकि आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और हाँ, उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है दैट नाउ योर वन मोर चैप्टर इज़ रिड्यूस्ड इन द सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम। एक चैप्टर मैंने और रिड्यूस किया है। टोटल मैंने चैप्टर्स कर दिए हैं अब 9, ताकि आप पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें, कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो, मार्क्स अच्छे स्कोर हों आपके। तो जो चैप्टर आपका रिड्यूस हुआ है दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, ये चैप्टर आपका रिड्यूस है। अब आपको 9 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है, बट दिस चैप्टर इज़ इन द सिलेबस जो आपका चल रहा है अभी। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपका अभी भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के सिलेबस में है। ओके, तो अब हमें स्टार्ट जो करना है उसके लिए जो हमें नीडेड है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैंने कल आपको एक्सप्लेन की थी कि जो हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस जो है हमारा, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। कितने एटम्स मैंने कहा था हमें कंसीडर करने हैं? n एटम्स। इसके पास n एटम्स हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास जो लास्ट ऑर्बिट है, जो हमने आउटर मोस्ट ऑर्बिट आइसोलेटेड एटम में सिलिकॉन के स्टडी की थी, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने वैकेंट प्लेसेस थे, कितने वैकेंट एनर्जी लेवल्स थे, तो वो पता है आपको 8 थे। तो पूरे क्रिस्टल में कितने हो जाएंगे? 8n। इसी तरह से कितने प्लेसेस जो हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स से फिल्ड हैं, कितने एनर्जी लेवल्स, तो वो आंसर देंगे आप 4n। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम सेपरेटली एस और पी की बात करते हैं तो आपने देखा है एस में कितने एनर्जी लेवल्स हैं? 2n। और पूरे के पूरे 2n जो है वो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड अप हैं, क्योंकि 3s2 ये पूरा फिल्ड है, पैकअप है। जबकि पी की बात करें तो पी के पास कितने एनर्जी लेवल्स वैकेंट हैं? 6n। जबकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं? 2n। ये पूरे क्रिस्टल की बात हो रही है। ओके, अब दूसरी बात ये है कि ये इतनी सारी सेपरेशन क्यों बना रखी, डी सी बी ए, जबकि आपने पढ़ा है कि इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो है दैट इज़ ओनली अ सिंगल सेपरेशन, फिक्स होती है 10⁻⁻15 मीटर। एटम उससे दूर भी नहीं जा सकते हैं और उससे पास भी नहीं आ सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए हमारे पास आइसोलेटेड एटम है। ठीक है, मैंने कहा आपसे आइसोलेटेड एटम जो है स्टेबल स्टेट में नहीं है, हमें देखना है उसका, जो हमें ऑब्जर्व करना है पीस ऑफ सेमीकंडक्टर यानी कि क्रिस्टल को। तो हम क्या कर रहे हैं, एटम्स को उठा उठा कर क्रिस्टल बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हम एटम से क्रिस्टल बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एटम्स को पास लाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये दो इस तरह से एटम्स हैं। ठीक है, तो जब हम इनको क्रिस्टल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनको पास में एडजस्ट कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस होता है कि जब ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तब क्या होता है, क्या क्या फिनोमेना आकर हो रहा है इसमें, किस तरह का पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद एटम्स जाकर जो है एक फाइनल एक फिक्स डिस्टेंस पर स्टेबल होते हैं। उससे पहले उनकी डिस्टेंस में जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे उनको पास लाया जा रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी उनकी चेंज होती है, उन पर अलग अलग टाइप के फोर्सेस लगते हैं, जिससे उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके एनर्जी लेवल्स बदल जाते हैं, अलग अलग एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने 2 एटम शो किए हैं। इन 2 एटम की भी अगर मैं बात करूं तो इन 2 एटम में मिडल में जो यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियस है, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेवोल्यूशन कर रहे हैं। मान लीजिए यही ऑर्बिट है और इसमें ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के ये हैं, और दूसरे एटम में भी इसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो अगेन लिसन इट वेरी केयरफुली। अब जब दो ये एटम्स पास में लाए जाते हैं तब क्या होता है, आपको पता है जहाँ भी चार्जेस हैं वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि चार्जेस प्लस भी है माइनस भी, ये बीच में प्लस है और ये जो आसपास हैं ये इलेक्ट्रॉन्स माइनस है। इसी तरह से यहाँ भी प्लस माइनस है, दूसरे एटम में भी। तो सारे चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, और जब वो फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं तो पता है आपको, जब दो अपोजिट चार्जेस को या सिमिलर चार्जेस को पास में लाया जाता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी आप पढ़ कर आए हैं। क्या रिलेशन होता है? U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो मैंने कहा दो एटम्स को पास में लाया जा रहा, तो दो एटम्स के पास में लाने से
उन एटम्स के अंदर जितने भी चार्जेस हैं प्लस या माइनस वो भी पास में आना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज दैट ये सारे चार्जेस एक दूसरे पे ऐसे फोर्स लगाते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस पे फोर्स लग रहा है, प्लस और माइनस अपोजिट चार्जेस हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रॉन से भी फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस पे यहाँ से फोर्स लग रहा है। तो कुल मिलाकर सारे चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी चेंज होना स्टार्ट होगी। तो सपोज दैट अगर हम यहाँ लिखते हैं कि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन और दोनों के बीच की सेपरेशन, अब सेपरेशन लगातार चेंज होती जा रही है, क्योंकि पहले सेपरेशन ज़्यादा थी, फिर कम होगी, फिर उससे कम होगी, सबसे लास्ट में एक डेफिनेट सेपरेशन होगी। तो हर बार में क्या हो रहा है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी बदलती है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ही तो एनर्जी लेवल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे एनर्जी चेंज होना स्टार्ट होती है, न्यूक्लियस को हम ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत अंदर है। ज़्यादा इफेक्ट पास में लाने का, एटम्स को पास में लाने का ज़्यादा इफेक्ट किसकी एनर्जी पे पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज आना स्टार्ट होते हैं। ओके, इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत एक क्लियर कॉन्सेप्ट है ये। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही दो एटम्स को पास में लाया जाता है, हम सिर्फ दो एटम्स स्टडी कर रहे हैं, क्रिस्टल बनाने में तो बहुत सारे एटम्स को पास में लाया जा रहा होगा। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो आपके सामने डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में नीचे वाली एक्सिस में लिखा है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, यानी कि आर। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले इंटर एटॉमिक स्पेसिंग में पहला पॉइंट, आपको डायग्राम को इधर पीछे से स्टडी करना है, पहला पॉइंट आ रहा है आपका स्मॉल डी। ओके, तो इसका मतलब दो एटम सबसे पहले एक बड़ी डिस्टेंस पे थे, स्मॉल डी सबसे बड़ी डिस्टेंस है ना, सबसे छोटी स्मॉल ए है। तो पहले दो एटम्स एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, कितनी डिस्टेंस थी उनके बीच की, डी डिस्टेंस थी। ओके, तो जब उनके बीच की डिस्टेंस डी थी, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि दोनों एटम्स का एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना है, ये दो एटम्स हैं, ये बीच में प्लस न्यूक्लियस है और आसपास आपको पता है इनके, इस तरह से मैंने दिखा दिया है, इलेक्ट्रॉन्स। बीच की सेपरेशन कितनी है, बहुत कम, बीच की सेपरेशन है इनकी डी। तो लगभग आइसोलेटेड स्टेट में ही माना जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि दोनों एटम्स की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में बहुत चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जब इनकी एनर्जीज में बहुत चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 3s2 3p2 दोनों एनर्जी लेवल्स, ये भी तो एनर्जी लेवल्स हैं, तो ये दोनों ही एनर्जी लेवल्स सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। ओके, एस के पास अपने दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एस के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी स्टेट में हैं, पी के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी पोजीशन में हैं, और इनकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। कहाँ तक चेंज नहीं हो रहा है, डी तक चेंज नहीं हो रहा है। इन्फिनिटी से बहुत पास में लाए गए, डी तक लाए गए, डी तक भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब क्या होता है, डी डिस्टेंस से भी पास में और पास में आना स्टार्ट करते हैं। डी डिस्टेंस से भी पास में आ जाते हैं, मान लीजिए सी डिस्टेंस पे आ गए। सी डिस्टेंस तक भी आप देख रहे हैं दोनों ही एनर्जी लेवल सेपरेट हैं, यानी कि एक जो पी वाला है, जो पी वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई एनर्जी पे है, ये एनर्जी वाली एक्सिस है, तो क्लियर है कि पी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई एनर्जी पे ऊपर हैं, एस वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी कम एनर्जी पे हैं, नीचे हैं। फिर और पास में लाया गया और क्लोज आ चुके हैं इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि अब कितनी डिस्टेंस रह गई है उनके बीच की, सी से जैसे ही आगे बढ़ना स्टार्ट होता है, बी पर अभी नहीं पहुँचे हैं, बी और सी के बीच में देखिए डायग्राम को। तो जब हम बी और सी के बीच में स्टडी करते हैं डायग्राम को, तो क्या होता है, कुछ ऐसा चेंज होता है कि जो एस वाला लेवल है उसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, उन दो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी वो गेन कर लेते हैं कि आप देख रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स में से ग्राफ इस तरह से डिवाइड हो गया है। इस वाले पॉइंट से आप ग्राफ को ध्यान से देखें, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ग्राफ आधा इधर की तरफ जा रहा है और आधी रेड लाइन जो है वो नीचे आ रही है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दो जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से हो सकता है ऐसा हुआ हो कि एक इलेक्ट्रॉन किसी रीज़न से ज़्यादा एनर्जी मिल गई, वो इधर चला गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी रीज़न से कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो इधर चला गया, तो दो इलेक्ट्रॉन में डिवाइडेशन हो गया। क्लियर? ये एक एटम की बात हो रही है। अगर हम पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करें अगर, तो पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल में आप कह सकते हैं कि 2n जो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन 2n इलेक्ट्रॉन्स में से क्या हुआ, n इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ चले गए,
n इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो गई, वो नीचे आ गए। ओके, अब आगे क्या होता है, अब आप p को भी ऑब्जर्व करिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस p के साथ भी हो रहा है। यहाँ पर p में भी आधा पोर्शन ऊपर जा रहा है, आधा पोर्शन नीचे आ रहा है ग्राफ का। इसका मतलब p के साथ भी वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ सेम प्रोसेस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज, एक की एनर्जी डिक्रीज। और फिर जो बी वाला पॉइंट है उस पर आप देख रहे हैं कि जो ये वाला पोर्शन है वो पोर्शन बिल्कुल ज्वाइन हो गया, यानी कि पी के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी कम हो गई कि उसकी एनर्जी और एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हाई हो गई कि पी वाले की जो कम एनर्जी हुई थी और एस वाले की जो हाई एनर्जी हुई थी उन दोनों की एनर्जी बराबर हो गई। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हुआ। दोनों एनर्जी लेवल तो अलग अलग थे, ये एस था ये पी था, मगर इनकी एनर्जी में इतना डिफरेंस हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी पे आ गए। अब एनर्जी की कोई वॉल ही नहीं रही, कोई डिवाइडेशन ही नहीं रहा। पहले कहा जा रहा था 2 एनर्जी लेवल है, एस लो एनर्जी लेवल है, पी हाई एनर्जी लेवल है, लेकिन अब जब तक उनको पास में लाया जा रहा है तो उनमें ऐसा चेंज हो गया कि दोनों का हाई और लो लेवल जो है वो फिक्स ही नहीं रहा, बल्कि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी पे आ गए। ठीक है, लेकिन अभी भी ये फिक्स्ड सेपरेशन नहीं है, ये बी पॉइंट है, यानी कि अभी और सेपरेशन चेंज हो सकती है। अब क्या किया गया, अब इससे भी पास में लाया गया उस डिस्टेंस पे जहाँ पे फिक्स करना है। तो जब आप बी से आगे बढ़ते हैं और ए पर आते हैं तो आपने देखा कि ए तक आते आते फिर से ये ग्राफ यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हुआ, यानी कि जो जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन हो गया था फिर से जो पी का इलेक्ट्रॉन था उसने थोड़ा सा अपना सेपरेशन बनाया एस लेवल से और वो ऐसे करके ऊपर की तरफ चला गया, और जो एस का इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी और कम हुई, वो नीचे की तरफ आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये गैप है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और या तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर यानी कि इस रीजन में है, और या तो इलेक्ट्रॉन इसके नीचे यानी कि इस रीजन में। क्लियर? तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई इसमें कि सबसे पहले एटम बहुत दूर थे तो उन पर एक दूसरे का इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। जैसे जैसे आप पास में ला रहे हैं उनकी एनर्जी में इतना चेंज हुआ कि पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, दोनों लेवल्स अलग अलग थे लेकिन फिर भी एनर्जी सेम हो गई, फिर से एनर्जी में चेंजेस आना स्टार्ट हुए, और फिर इस तरह से सेपरेशन हुई कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ऊपर इतनी जगह में फिलअप हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जगह इतनी है ये, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इतनी एनर्जी के, यानी कि बीच में जो मैंने अभी आपको गैप दिखाया था ये वाला, इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। यानी कि जब आपने लास्ट में ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अगर हम एक बाउंड्री एक वॉल बनाएं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें 0 से 10 एनर्जी के मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है हमें वो मिल रहे हैं 20 से 30 एनर्जी के, लेकिन ये जो बीच में गैप आ रहा है जिसमें लिखा है, आप पढ़ रहे हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि 10 से 20 एनर्जी के कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिल रहे हैं। तो हर एक मटेरियल के साथ ऐसा होता है कि उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनका डिवाइडेशन इस तरह से हो जाता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं, और उन दोनों के बीच में एक गैप बन जाता है। ठीक है, और इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी का एक गैप है। जो ऊपर वाला लेवल है, बल्कि लेवल नहीं हमें कहना चाहिए कि बंच ऑफ लेवल है, बहुत सारे लेवल्स का सम, जैसे मैंने आपसे कहा ना 0 से 10 एनर्जी, तो 0 से 10 एनर्जी का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी एनर्जी की रेंज को हमने एक साथ बंच कर दिया। 0 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 3 4 10, तो 0 1 2 3 4 से लेकर 10 तक जितने एनर्जी लेवल्स थे उनका जो एक कंबाइंड बंच बनाया उसका नाम हमने दे दिया वैलेंस बैंड। ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये, 0 से 10 या 10 से 20 ऐसा नहीं होता है रियल में, लेकिन आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग से हमने एक जो एनर्जी की रेंज थी उसको सेपरेट कर दिया, उसको हमने बोला वैलेंस बैंड। उसी तरह से हमने जो 20 से 30 की एनर्जी रेंज है उसको सेपरेट कर दिया, उसको हमने नाम दिया कंडक्शन बैंड। बीच में जहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है उसको हमने नाम दिया एनर्जी गैप। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में हमेशा वो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कंडक्शन कराते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी को कौन सा मटेरियल कंडक्ट कर सकता है, तो जो मटेरियल कंडक्ट कर सकता है वो तब कंडक्ट करेगा जब उसके कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है। जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं, और वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। क्लियर?
तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, दो बैंड्स होते हैं जो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स को सम करके बनते हैं। उनके बीच में एक गैप होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आज की जो वीडियो है आपकी वो यहीं तक है। अब जो रिटन वर्क है वो मैं बताऊंगी, डायग्राम आपका पूरी तरह से एक्सप्लेन हो चुका है। ओके, थैंक यू।